यस। तो बच्चों आज की हेडिंग रहेगी हमारी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, उसको अपन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड यूनिट शेल, है ना, एंड सेल लेंथ। यूनिट सेल की जो बच्चों सेल लेंथ होगी, है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, ठीक है। और एज वेल एज बच्चों हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में भी फोकस करेंगे, ठीक। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो रेडियस ऑफ एटम होगा, इसको बच्चों हमेशा हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो शेल लेंथ होगा, है ना, उसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। और उसके साथ साथ बच्चों हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी भी फोकस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं आप लोग यहाँ पे सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक की जब बच्चों बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा। बिकॉज सिंपल क्यूबिक का बेसिक मतलब क्या है कि आपके जो एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए बच्चों वो ओनली एट कॉर्नर्स होने चाहिए, ठीक है। एक ऐसा क्यूब, एक ऐसा आपका स्ट्रक्चर यूनिट सेल का जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ बेटा एटम कहाँ पे हो, 8 एटम्स जो होंगे वो आपके कॉर्नर को ऑक्युपाइड करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चों जो रेडियस ऑफ एटम है वो और आपका सेल लेंथ, उसका रिलेशन, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ से एक एज को बाहर लिया है, मैंने यहाँ से एक एज को बाहर लिया है, बिकॉज अंदर तो कोई एटम होता ही नहीं है, तो मैं एक एज को बाहर ले लेता हूँ। तो एक मैंने एज बच्चों जो बाहर ली है तो उसमें एटम्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। आप ध्यान दो जरा, बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एज है ये तो बच्चों डिस्टेंस आपकी स्मॉल ए हो जाएगी, और जिसके ऊपर आपकी 2 एटम्स हैं, मान के चलो बच्चों एक एटम्स ये है और एक एटम्स ये है, वहां पे मैं छोटा छोटा बनाता हूँ, वैसे एटम्स बच्चों इस तरीके से क्लोज टच करते हैं। तो इस एटम के रेडियस बच्चों यहाँ से स्मॉल आर, ये जो डिस्टेंस होगी हाफ, ये आपकी स्मॉल आर। तो डायरेक्टली बेटा हम क्या बोल सकते हैं, एज इक्वल टू 2r। समझ में आ रहा है सभी को, एज इक्वल टू 2r। तो एक ही बहुत ही बेसिक से रिलेशन है बेटा सिंपल क्यूबिक के लिए। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर एज लेंथ जो यहाँ पे जो हम सेल लेंथ बोल सकते हैं, या बच्चों रेडियस ऑफ एटम है, उन दोनों का रिलेशन आता है एज इक्वल टू 2r, जहां पे r इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं a डिवाइड बाई 2। सभी क्लियर हो गया? यस। इसके बाद सिंपल क्यूबिक के लिए ही बच्चों हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, ठीक है। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी पे अपन कैसे बात करते हैं, तेरे एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे बच्चों एक रूम है, उस रूम के अंदर सपोज अपन ने बहुत सारी बॉल्स को भर दिया है, एक कमरा है, रूम है, ठीक है। उस रूम के अंदर मैंने क्या किया बच्चों, बहुत सारी बॉल्स को फिल कर दिया है, जितनी बॉल फिल्स हो सकती है मैंने कर दिया, क्लियर। अब उस बॉल को मैंने फिल किया है, तो मान लो बच्चों जो रूम है वो 100% उसका वॉल्यूम था, क्लियर। ये रूम का इनिशियली 100% आपका उसका स्पेस था रूम में। और जब बॉल को अपन ने फिल किया तो बॉल्स तो बच्चों कैसी होती हैं, स्फीयरिकल शेप की होती हैं। तो जब ये स्फीयरिकल शेप्स की होगी तो कहीं ना कहीं बच्चों जो जब बॉल्स रखी जाएंगी तो उनके बीच में गैप भी क्रिएट होगा। अभी इस गैप को अपन तो नहीं बोल सकते ना कि बॉल ने इस गैप को कवर अप किया है। ये तो स्पेस बच्चों जो गैप आपको दिख रहा है जिसको अपन वॉइड बोलते हैं, जो वेकेंट स्पेस है, वो तो आपका बेटा ऑब्वियसली है वो रूम को रिप्रेजेंट करेगा, वो थोड़ी नहीं बॉल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान कर चलो बेटा बॉल ने 80% कवर किया है वॉल्यूम को, ठीक है। ये बॉल ने 80% वॉल्यूम टोटल रूम के 100% में से कवर किया। तो अपन को पता चल जाएगा कि बेटा बॉल ने कितना कवर किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कर सकते हैं। आपको मेरी बात बहुत बेहतर समझ में आ रही होगी, क्लियर है बच्चों। तो हम उसी चीज की बात कर रहे हैं कि जब किसी क्यूब के अंदर, जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर, जो हम जनरली फोकस करते हैं क्यूब को यहाँ पे, तो वहां पे जब एटम्स बच्चों प्रेजेंट होंगे स्फीयरिकल शेप के अंदर, है ना, तो उनका जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो परसेंटेज है ना वो क्या होगा।
तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है क्या निकाला जाएगा, और ऊपर जो है ना ये की पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, ये ध्यान नहीं रखते क्या लिखते हैं ऊपर। तो ऊपर आता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसका एग्जैक्ट मतलब बेटा वही है कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम हो और उसके साथ बच्चों रैंक का मल्टीप्लाई हो, ठीक है। जो ऊपर जो लिखा है मैंने वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसका मतलब है कि एक एटम का वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाई बच्चों रैंक जो जेड होगी डिवाइड बाई बेटा क्यूब का वॉल्यूम तो ए क्यूब होता है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ वी बिकम्स मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से क्या होगा, तो बेटा एक जो एटम है वो तो स्फीयरिकल शेप का होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम बच्चों कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही, इंटू जेड, जेड आपका रैंक है, डिवाइड बाई नीचे बच्चों क्या आएगा, ऑब्वियसली नीचे आपका ए क्यू आएगा ना, क्लियर। अब रिलेशन पे आ जाओ, सिंपल क्यूबिक के अंदर बेटा रिलेशन पढ़ा था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, ए इक्वल टू 2r, क्लियर है। तो ए की जगह हम लोग आर को पुट कर देते हैं, 2r को पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बेटा सिंपल क्यूबिक का रैंक 1 होता है, तो जेड की जगह अपन ने 1 लिख दिया, डिवाइड बाई ए क्यूब बच्चों 2r, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद बच्चों निकल के आता है π/6, आर वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा, π/6 निकलेगा, ठीक है। और अगर इसको परसेंटेज में लिखना चाहें एफिशिएंसी को, तो 52% यहाँ से निकल के आता है। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आया सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी एज वेल एज बेसिक रिलेशन। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट होगा आपका बीसीसी, ठीक है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इसका बच्चों बेसिक मतलब क्या है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, ठीक है। कॉर्नर्स का बच्चों मतलब होता है 8 एटम एट कॉर्नर्स, बॉडी सेंटर का मतलब है कि 1 एटम कहाँ पे होगा आपका बॉडी के सेंटर पे होगा। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं क्यूब को, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि ये जो आपकी एटम्स होंगे वो कॉर्नर्स पे तो मिलेंगे ही बच्चों, एज वेल एज आपके 1 एटम कहाँ मिलेगा आपके बॉडी के सेंटर पे, तो वो यहाँ प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो अपन जब रिलेशन को फॉलो करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इसका स्पेसिफिक नेचर क्या है बच्चों, कि एटम प्रेजेंटेड बॉडी सेंटर, दैट्स व्हाई वी विल कॉल बीसीसी ना, समझ में आ रहा है। तो हम बॉडी सेंटर्स के एटम को हम जरूर इंक्लूड करेंगे जब हम स्मॉल ए एंड आर के साथ रिलेशन को फोकस करेंगे, बिकॉज अगर आपने बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट एटम को नहीं लिया तो फिर इसका जो स्पेसिफिक नेचर है बीसीसी का वो आपका खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको आपको लेना ही पड़ेगा, तभी वो बीसीसी का डिफाइन करेगा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं अपन जरा यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ से क्यूब हो गया है, और इस क्यूब में हम उन एटम्स को जरूर लेंगे जो स्पेसिफिक होंगे, मतलब बॉडी का सेंटर। तो देखो इसमें 2 एटम्स अपन ने लिया है, एक एटम तो यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा एटम ये बॉडी के सेंटर प्रेजेंट है, प्लीज समझने की कोशिश करना। ये कॉर्नर्स पे है, ठीक है, 1 सेकेंड, यस, ये एटम यहाँ पे कॉर्नर्स पे है, ये एटम बॉडी के सेंटर पे है, तो ये वाली डिस्टेंस पे अपन बात कर रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आधा तो रेडियस बेटा जो कॉर्नर वाले एटम का होगा, और आधा रेडियस जो बॉडी के सेंटर पे है उसका होगा, बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अब वो डिस्टेंस क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है, ये बच्चों होती है √3a/2, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, √3a/2, और इसको अगर हम सीधा सॉल्व करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो सीधा बेटा आंसर आ जाएगा
4r इज इक्वल टू √3a। ठीक है, तो ये भी जो रिलेशन मैं लिख रहा हूँ, ये रिलेशन बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए है, और मेरा बिल्कुल सजेशन होगा आप इसे डायरेक्ट मेमोराइज करो, डायरेक्ट मेमोराइज करो। ठीक है, सीधा आपको अप्लाई करना होगा इसको और आंसर निकालना होगा। ठीक, इसके बाद ये तो बच्चों यहाँ पे रिलेशन आपको निकल के आ गया। आप यहाँ पे ए को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बच्चों अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाली जाए। तो पैकिंग एफिशिएंसी का तो फॉर्मूला पता ही है आपको, ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम आपका होगा इनटू आपका रैंक हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम तो बच्चों फिक्स है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा, बीसीसी में रैंक बच्चों कितनी होती है, 2 होती है, ये आपको आप पता होगा, बहुत हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रिलेशन बेटा नीचे ए क्यूब होता है, तो यहाँ से अगर हम ए क्यूब की बात करें तो इसको हम ए को इधर निकालेंगे तो 4r डिवाइड बाई √3 होगा, उसका क्यूब कर देंगे अपन, तो 4r डिवाइड बाई √3 इसका क्यूब। और ये बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेटर बहुत ही छोटा सा है, आप इसको सॉल्व करना, इसका आंसर आएगा 68%। ठीक है, 68% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आ जाए। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों एफसीसी या सीसीपी। ठीक है, एफसीसी एंड सीसीपी, इसको अगर हम समझते हैं तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि एफसीसी और सीसीपी का मतलब है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो जब भी बच्चों हम लोग एटम्स को अरेंज करेंगे तो एक बात बहुत अच्छे से समझ कर रखेंगे कि एटम्स हमारे कहाँ कहाँ पे होने चाहिए बेटा, कॉर्नर्स पे होने चाहिए। तो कॉर्नर्स पे कितने होते हैं, 8 एटम। फेस सेंटर पे कितने होते हैं बेटा, 6 एटम। ठीक है, यस। तो जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो एक बात बहुत अच्छे से संभाल के रखनी पड़ेगी कि एटम्स कॉर्नर पे तो होने ही चाहिए जब रिलेशन निकालेंगे रेडियस के साथ और आपकी एज लेंथ के साथ, लेकिन जो स्पेसिफिक जो एटम है वो आपका है बॉडी का, वो आपका है फेस का सेंटर, उसको आपको लेना ही पड़ेगा कॉर्नर्स के साथ। ये बात बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सोचते हैं बहुत बार कि सर यही एटम्स क्यों लिए, बाकी क्यों नहीं लिए, तो ये आपको बताना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज एटम का जो स्पेसिफिकेशन है तो वो आपको साथ में लेना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशन परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, और आंसर आपके सही निकल के आएंगे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे अपन एटम्स ले लेते हैं फटाफट से। तो एक एटम मैंने यहाँ पे लिया, इसी ऊपर वाले का फेस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एटम लिया, ई एटम यहाँ लिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने बच्चों एक फेस को चूज किया, ऊपर वाले फेस को निकाला मैंने। ठीक है, इस फेस को आप इस तरीके से रख लो सपोज, है ना, इसका एक मैं व्यू आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखो। तो एक एटम तो अपन ने यहाँ लिया, दूसरे एटम यहाँ पे लिया, तीसरे एटम यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से कि ये तो आपका कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, बीच में बच्चों देखो तो ये फेस सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपका फेस सेंटर, तो अपन इसे कनेक्ट करते हैं। ध्यान दो बेटा, दिस इज फेस डायगोनल। ठीक है, मुझे बेटा क्या चाहिए, मुझे चाहिए फेस सेंटर के साथ कॉर्नर्स वाले एटम का रिलेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम पूरे फेस डायगोनल पे नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो रिलेशन है, ये जो डिस्टेंस है हमें ये निकालनी है सिंपल। ठीक है, और यहीं से आपका आंसर बनेगा। तो ध्यान देते हैं, तो ये बच्चों वैल्यू क्या होगी, वो तो आपको पता है कि आधी रेडियस इस एटम की होगी, आधी रेडियस इस एटम की होगी, तो दोनों मिला के तो 2r होगा। तो 2r इज इक्वल टू, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल a के रिस्पेक्ट में, वो बच्चों निकल के आती है √2a डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये निकल के आता है। आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 4r इज इक्वल टू √2a। ठीक है, तो ये बेसिक सा रिलेशन है, प्लीज मैं फिर से बोलूंगा, इसे आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डायरेक्ट यूज करने को मिलेगा, आपको डायरेक्ट यूज करना होगा, ड्राइव करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको मैं बता रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इसके ऊपर, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी तो आसान है, ऊपर बच्चों वॉल्यूम हो जाएगा एटम्स, एक एटम का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। रैंक क्या होती है बच्चों आपकी एफसीसी की, तो वो पता है 4 होती है, डिवाइड बाई नीचे आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ए के साथ जो रिलेशन है, ए क्यूब लिखते हैं ना नीचे, तो ए इक्वल टू 4r डिवाइड बाई √2 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4r डिवाइड बाई √2 और इसका आपका होल क्यूब। ये बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, आप जरूर करना है ऐसे। ये बच्चों वैल्यू आती है 74%। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से।
यस, एनी डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज NaCl, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ बच्चों स्मॉल ए, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम का बेसिक सा रिलेशन हमारा क्या है। ठीक है, देखेंगे अपन ध्यान से। यस, देखो बेटा, NaCl का जो स्ट्रक्चर था वो तो कल अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अपन क्या करते हैं, NaCl को FCC में होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इसका एक फेस निकाल लेते हैं। और जब भी, एक बात ध्यान देना है बेटा, हमेशा जब भी आपको सिंपल क्यूबिक लेना हो ना, तो उसका रिलेशन ए और आर के साथ, तो क्या आपको लेना होगा, एक एज को पकड़ना होगा। एज को लेना है, आंसर आपका बिल्कुल क्लियर कट फिट बैठेगा। ठीक है, ये मैं नहीं बताता हूँ, हमारे ग्रेट साइंटिस्टों ने निकाला है, हम उन्हीं की बात को बताते हैं। ठीक है, यस। सेकंड बच्चों, जब बॉडी सेंटर्ड आता है, जब BCC की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, एक बॉडी के सेंटर को, एटम को लेना है, एक कॉर्नर वाले को लेना है, उस रिलेशन को आपको कनेक्ट करना है। तीसरी चीज, अगर बच्चों एफ सेंटर आपका FCC आता है या CCP आता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि एक एटम कहाँ का होना चाहिए, कॉर्नर का, दूसरे एटम बच्चों एक फेस का सेंटर होना चाहिए। वो रिलेशन आपको डिफाइन करेगा कि स्मॉल r और आपका जो ए है उसके बीच की वैल्यूज रिलेशन क्या हो सकता है। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है, अच्छे से क्लियर है? तो बेटा NaCl का आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर FCC को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें से अपन क्या करेंगे बेटा, एक फेस ले लेंगे। मैंने अभी जस्ट आपको बोला है कि अगर FCC आएगा तो किसी एक फेस को ले लो, और इस फेस को लेके पूरा आंसर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान देना। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक फेस लिया है उस क्यूब में से। ठीक है, जो FCC स्ट्रक्चर होगा उसमें से एक फेस ले लिया मैंने। अब इस फेस में पता है कि जो हमारे कॉर्नर्स होंगे, जो हमारे कॉर्नर्स होंगे, उन पे बेटा वो कौन से, भाई NaCl में तो दो टाइप के आयंस होते हैं ना, सोडियम प्लस होता है, Cl माइनस होता है। इसको मैंने कल आपको डिस्कस किया बहुत अच्छे से, इसके स्ट्रक्चर। सोडियम प्लस बच्चों कहाँ प्रेजेंट होता है, बताओ जरा, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। और OB का मतलब बच्चों क्या होता है, वन बॉडी सेंटर प्लस 12 एज सेंटर। इसको अपन ने कल अच्छे से पढ़ा था। बेटा NaCl की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे होता है, CCP अरेंजमेंट होता है इसका। और CCP का मतलब होता है 8 कॉर्नर प्लस बच्चों 6 आपके फेस सेंटर। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो हमने एक जब फेस लिया है तो उस फेस में 4 कॉर्नर्स होंगे। तो कॉर्नर्स का मतलब बच्चों आपको यहाँ पता चल रहा है कि 8 कॉर्नर्स पे आपका Cl माइनस प्रेजेंट आयन होगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन एंड Cl माइनस आयन। नाउ इट इज क्लियर। बाकी बच्चों सोडियम प्लस भी तो होना चाहिए ना, मुझे NaCl का रिलेशन चाहिए, तो सिर्फ क्लोरीन की हेल्प से तो नहीं बनेगा ना। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट सोडियम प्लस भी चाहिए। अभी तो Cl माइनस हो गए, सोडियम प्लस कहाँ कहाँ होगा बेटा, बॉडी के सेंटर पे। और नेक्स्ट बेटा कहाँ पे होगा, एज के सेंटर पे। परफेक्ट, अच्छे से देखने की कोशिश करो, कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा। और आपका यहाँ पे कहाँ है, एज के सेंटर पे होगा। तो ध्यान देना बेटा, तो एज का सेंटर तो ये है, तो यहाँ बना ले एक एटम, टच करेगा इसको, ध्यान देना, ये इधर टच करेगा, ये इधर टच करेगा, ये इधर टच करेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? कंप्लीट यहाँ तक। और लास्ट में बच्चों एक आपको पता है कि ये एक फेस लिया, तो इसका फेस का सेंटर क्या होगा, तो आपको यहाँ पे क्लोरीन आयन मिलेगा, तो उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को? ये सारे के सारे बेटा सोडियम एटम्स, ठीक है, जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है। अभी कोई दिक्कत नहीं किसी को? बताओ बच्चों। अब जो क्लोराइड आयन है उसकी रेडियस तो बच्चों मैं R माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो सोडियम प्लस है उसके रेडियस को मैं क्या करूंगा, R प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा। सभी को बात समझ में आ रही है? बताइए बच्चों। अब देखना, जैसे बच्चों मैंने बोला था फेस सेंटर FCC, तो आपको क्या करना होगा। अब मैंने जब एक फेस लिया है तो इसके अगर आपको रिलेशन चाहिए, तो हम यहां से लेके यहाँ, ये हम पूरा ट्रेवल करेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू, इसके बीच में क्या मिलेगा बच्चों, पूरा सोडियम, सोडियम की 2 रेडियस हो जाएंगी। ठीक है, बात अच्छे समझो। और टर्मिनल बेटा क्या हो जाएगा, क्लोराइड, उसके 2 आपको इधर R माइनस मिलेगा, उधर R माइनस, बीच में मिलेगा 2R प्लस। तो एग्जैक्टली हमारा जो कंप्लीट रिलेशन होगा वो क्या बनेगा, तो कंप्लीट रिलेशन को मैं इधर लिखता हूँ। ये आपने समझ लिया होगा पोजीशंस के बारे में। yes. तो यहाँ पे इनका रिलेशन बच्चों जो बनेगा
आपको समझ में आ गया होगा अब तो यहाँ से ऊपर से बच्चों क्या मिलेगा, एक R माइनस, मतलब वो Cl माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस बच्चों क्या मिलेगा 2R प्लस, ये सोडियम जो बीच में मिल रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट है। सबसे लास्ट में बच्चों मिल रहा है R माइनस। टोटल जो लेंथ होगी उस लेंथ पे तो बात करनी है, वो लेंथ क्या होगी, आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, बहुत अच्छा है। आप इसको देखो इस हेल्प से निकालो, या फिर आप इसके किसी भी एक एज को पकड़ के भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं तो क्या बोलता हूँ NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो आपके FCC को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत सही से समझनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा, तो अब इसमें से मैंने क्या किया है कि भाई R जो माइनस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl माइनस को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी सोडियम को, और ये किसको करेगा, आपके Cl माइनस को। तो ये तो आपकी रेडियस हो गई है, इसके रिजल्टेंट ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बताओ बच्चों। यस, इसको अगर देखेंगे टोटल, तो ये तो आपका 2 कॉमन ले लो, ये R माइनस होगा, यहाँ से R प्लस होगा, ए कितना आना चाहिए बताओ जरा। यस, ये सारे के सारे एटम आपके यहाँ पे नेगेटिव वाले ही होंगे, बताओ बच्चों। से ये सारे के सारे आपके जो एटम्स, मैंने जो लाइन ली है आपकी, ये सारे के सारे आपके क्लोरीन ही होंगे, बताइए आप जरा। बिल्कुल, तो फिर सोडियम प्लस तो आया ही नहीं ना, तो फिर कैसे बात बनेगी। बिल्कुल, हाँ, है ना, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर क्या ये वाली लेंथ हम ले सकते हैं, जो भी हमने लिया था एक फेस का डायगोनल, क्या मैं उसको ले सकता हूँ, वहां तो सारे के सारे आपके नेगेटिव चार्जेस पीसीजी मिलेंगे ना, तो फिर वहां से कैसे बन सकता है, आप बताइए। भाई Cl माइनस तो आपके कहाँ पे होगा, फेस के सेंटर पे होगा, तो फेस सेंटर वाला तो आपका Cl माइनस ही होगा। ठीक है, 1 सेकेंड, Cl माइनस तो आपका फेस के सेंटर ही होगा, ये Cl माइनस होगा, ये भी Cl माइनस, ये भी Cl माइनस। तो फिर यहाँ से हम क्या हम फेस डायगोनल ले सकते हैं बेटा यूज में, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे, सोडियम प्लस चाहिए ना मेरे को, तो फिर क्या करें, तो इसके साथ बस एक ही चीज है कि आप यहाँ पे एज लेंथ को पकड़ो। यस, इस एज लेंथ को यहां से लेके यहां तक पूरा पकड़ो, तो आपको मिलेगा सोडियम प्लस भी बीच में, और दो तरफ आपको नेगेटिव वाला भी। तो अब बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो आपका वो R माइनस भी एक मिल जाएगा इधर से, बीच में सोडियम प्लस भी 2 मिल जाएंगे, और R माइनस लास्ट में मिलेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन था कि वही यहाँ पे जो ए है वो कितना आना चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो स्मॉल ए ही बोला जाता है, तो ये तो स्मॉल ए हो जाएगा, ये भी स्मॉल ए हो जाएगा, समझ में आया। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर द NaCl। तो NaCl क्रिस्टल के लिए आपका यही रिलेशन होगा, समझ में आया सभी को। यस, इसमें एक क्वेश्चन और एक कैटेगरी का आता है, आपको अगर डाउट है पूछो। इसमें क्वेश्चन एक कैटेगरी का बेटा और आता है, जहां पे बहुत बार लिखा होता है एज्यूमिंग एनाइन एनायन कॉन्टैक्ट, ऐसे भी क्वेश्चन होता है जहां पे ये लिखा होता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, IIT एडवांस के अंदर क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, लॉजिकल थोड़ा होता है, उसमें लिखा होता है बच्चों कि एज्यूम करना है आपको कि एनाइन एनाइन कांटेक्ट हो रहा है, नेगेटिव लगा है एनाइन का मतलब, एनायन एनाइन कांटेक्ट। ठीक है, एडवांस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस केस में जो रिलेशन अभी आपका है, जो हम बात कर रहे हैं ना, एज्यूमिंग इट इज डिफाइंड फॉर NaCl, NaCl, NaCl के अंदर ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि एज्यूम करना है कि एनाइन एनाइन कांटेक्ट हो रहा है, कैटाइन कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको फिर समझ में आना चाहिए कि हमें अब एज लेंथ कौन सी लेनी है, बताओ बेटा, अब हमें कौन सा लेंथ लेना होगा। अब हमें यहाँ पे एक एज लेंथ नहीं पकड़नी है, हमें एज नहीं पकड़नी, हमें अब फेस डायगोनल पकड़ना होगा, बिकॉज NaCl के अंदर फेस डायगोनल ही आपको एनाइन एनाइन कॉन्टेक्ट को दिखाएगा, जो अभी हमने लिखा भी था। ठीक है, और आपको यहाँ से परफेक्टली दिख रहा होगा ये वाला, दिस इज फेस डायगोनल, यहीं पे ही आपको एनाइन एनाइन कॉन्टेक्ट आपको दिख रहा है, समझ में आ गया सभी को। तो अब अपन यूज करेंगे √2a, अब समझ में आ रहा है। तो √2a यूज कब करना है और ए कब यूज करना है, ये डिपेंड करे क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर। तो प्लीज
आप अपने पेस का यूज करो, ब्रेन का अच्छे से यूज करो, चीजें आपके लिए आसान हो सकती हैं। ठीक है, यस। तो अगर बच्चों क्वेश्चन में उसने एज्यूमिंग वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया, भाई कभी कैटन कैटन कॉन्टेक्ट यहाँ पे नहीं, आपको एज्यूमिंग नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। दिस इज अ रिलेशन, आप इस रिलेशन को फॉलो करोगे, आंसर आपका करेक्ट बैठेगा। समझ में आया सभी को? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बताइए बच्चों। नो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीजियम क्लोराइड। ये 5वां पॉइंट है बेटा, सीजियम क्लोराइड, CaCl। सीजियम क्लोराइड का जो बेटा स्ट्रक्चर है वो BCC है, उसका तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं पहले। ठीक, अब ध्यान दो बेटा, इसमें जो सीजियम प्लस होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर पे, बिल्कुल क्लियर कट। Cl माइनस बच्चों कहाँ पे होगा, कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो आप क्या करो, ये मैंने कॉर्नर्स पे 2 Cl माइनस ले लिए, एक इधर लिया और एक इधर लिया, बॉडी के सेंटर पे, मतलब एग्जैक्टली अगर आप बात करोगे तो इस पॉइंट क्या प्रेजेंट है, ये ऊपर अगर आप बात कर रहे हो तो ये आपका सीजियम प्लस है, नॉट सीजियम प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस। ये भी क्या है, Cl माइनस, और ये बच्चों क्या है, सीजियम प्लस। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल्स है, यहाँ पे जो हम फॉलो कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये आपका यहाँ से बॉडी डायगोनल। ठीक है, BD मतलब बॉडी डायगोनल्स। तो रिलेशन बच्चों यहाँ से क्या बैठेगा बताओ, Cl माइनस का आधा, इसका इसका भी आधा रेडियस, और बीच में सीजे में उसका कंप्लीट रेडियस। तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट, वो ये हो जाएगा R प्लस एंड R माइनस इज इक्वल टू। अब ये बॉडी डायगोनल्स की जो बॉन्ड जो बेटा लेंथ होती है वो क्या होती है, अंडर रूट 3 है, तो हम लोगों ने पहले भी निकाली थी। तो ये बच्चों रिलेशन हो गया यहाँ पे किसका, CaCl का। कोई दिक्कत? यस। इसके बाद अगर बच्चों कुछ क्वेश्चंस और अगर एक्स्ट्रा आते हैं, वैसे तो इतने ही आएंगे, पर इसके अलावा अगर कहीं क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो आपसे जिंक सल्फाइड के बारे में बात कर सकता है ना, आपसे कैल्शियम फ्लोराइड के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, आपसे Na2S इसके बारे में बात कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले भी कि यहाँ पे Zn जिंक बच्चों प्लस 2 में होगा, किसमें होगा, TB में। सल्फर सल्फाइड जो होगा ये आपके CCP में होता है। ठीक है, कैल्शियम ये कहाँ पे होता है, CCP में, CF2 में। फ्लोराइड ये बेटा कहाँ पे होता है, TB में, टेट्राहेड्रल वॉइड में। सोडियम ये कहाँ पे होता है, TB, टेट्राहेड्रल वॉइड में। पोजीशन बता रहा हूँ। सल्फर ये होता है आपकी CCP के अंदर। क्या समझ में आया? तो ये जो बेसिक सा पैटर्न मैं बता रहा हूँ, पोजीशंस जो मैं बता रहा हूँ, इन पोजीशंस को अगर आप ध्यान रख पाते हो तो इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच्चों नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा चलो मैं हिंट करता हूँ जिंक सल्फाइड को लेके, आप आइडिया बिठा सकते हो कि जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बन सकता है। जिंक सल्फाइड में एक क्यूब लिया मैंने, अब जिंक सल्फाइड में Zn+2 और सल्फर पे जो -2 चार्ज है उसको मुझे बनाना है। तो बच्चों कैसे बनाया जाए, तो देखो सल्फर बच्चों कहाँ प्रेजेंट है, CCP पे, और CCP का मतलब होता है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। ये परफेक्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलो कॉर्नर्स को तो बेटा पता है, कॉर्नर्स को आपका सल्फर में -2 चार्ज होगा, ये कॉर्नर पकड़ लिया। ये जो कॉर्नर्स है एग्जैक्टली बेटा यहाँ पे सल्फर पे -2 चार्ज यही यही होगा, और बाकी आपको जो टीबी वाली पोजीशंस आपको पता होना चाहिए। टीबी टीबी बच्चों कहाँ पे होता है, याद करो, कॉर्नर्स और बॉडी के सेंटर की जो इक्यू डिस्टेंस है, बीच वाली जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है क्या बच्चों, टीबी। हम पढ़ चुके हैं ना, अरे समझ में आता है बच्चों। एक बॉडी डायगोनल्स पे 2 टीबी होते हैं, 4 पे 8 हम लोगों ने पढ़े थे अच्छे से, है ना, प्रूव भी किया था, सबको समझा था अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पे आपका कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, मान लो इस पोजीशन पे, और ये बेटा क्या होगा आपका Zn+2 होगा। और ये पोजीशन बच्चों किसकी है, आपकी टीबी, टेट्राहेड्रल को ही रिप्रेजेंट करती है। ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। नाउ कम्स कि इसका रिलेशन क्या होना चाहिए फाइनल। तो अब ये रिलेशन तो बच्चों बिल्कुल आसान है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक R प्लस एक R माइनस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू √3a/4। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
कि जो आपकी यहाँ पे जो रिलेशन आएगा इसको ध्यान रखना है कि Zn+2 आपका जो जिंक सल्फाइड है उसके साथ √3/4। ये जो आपके यहाँ से ये जो एज लेंथ होगी, ये जो आपकी यहाँ से जो लेंथ होगी ये वाली लेंथ √3/4, ठीक है। बाकी आपको एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव होगा, कैटाइन लाइन, उनको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्लियर है? यस, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? मैंने काफी कुछ आपको बता दिया यहाँ तक, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट बच्चों फटाफट से एक छोटी सी टेबल लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल करते हैं। टेबल के अंदर हम लोग वही करेंगे, न्यूमेरिकल की तैयारी फॉर न्यूमेरिकल्स क्या होती है। तो बेटा इधर लिया है मैंने यूनिट शेल, इधर लिया है मैंने आर और स्मॉल ए का जो रिलेशन आएगा। तो फटाफट से करते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का बच्चों रिलेशन क्या होगा, रिवाइज करो जल्दी से, ए इक्वल टू 2r, ठीक है। सेकेंड बच्चों बीसीसी की बात कर लो। ये बच्चों रिलेशन, वैसे इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी नहीं होता है यहाँ पे, स्मॉल बी होता है, ठीक है। बीसीसी की बात करते हैं तो बच्चों क्या रिलेशन आया था, 4r इक्वल टू √3। इसके बाद बच्चों एफसीसी, मैं तो कहता हूँ बेटर यही होता है कि आप इनको प्रैक्टिस करो, कोई न्यूमेरिकल्स को फॉर्मूला लगा के आपको याद रहेगा, 4r इक्वल टू √2, ठीक है। फिर यही रिलेशन पढ़ा है ना हम लोगों ने बेटा, अरे बताइए ना सभी लोग, क्लियर? इसको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर एनएसीएल पे मैं पूछता हूँ तो भी आप बता सकते हो ना कि एनएसीएल के अंदर तो रेडियस तो होता है, बट वो रेडियस r+ और r- वाला होता है, क्योंकि वहां पे Na+ भी है, Cl- भी है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि NaCl अगर यूनिट शेल अगर आपको बताना है तो उसका r और ए का रिलेशन क्या होता है, तो मैंने पढ़ाया था r ब्रैकेट में r+ r- इक्वल टू a, ठीक है बच्चों। और अगर वो बोलते हैं नेगेटिव, जो एन कॉन्टेक्ट बोलते हैं जूमिंग करना है, तो उस केस में आपको क्या लेना है, पूरा डायगोनल वाला, 4r इक्वल टू फेस वाला है ना, फेस वाला, फेस डायगोनल, तो आपको लेना है 4r इक्वल टू √2। ये रिलेशन हो जाएगा, ये पढ़ा था हम लोगों ने। क्लियर हुआ सभी को? CaCl की बात करते हैं तो बताओ क्या होगा, जल्दी से एक बार रिवाइज करो। CaCl, CaCl के साथ रिलेशन क्या होगा? जिस तरीके से अभी आपको याद है उसी तरीके से हमेशा याद रहें, तो ये कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। CaCl बच्चों BCC है ना, NaCl क्या FCC, CaCl क्या BCC। इसका रिलेशन क्या आया था, 2 ब्रैकेट में r+ r- इक्वल टू √3 है, ठीक है। ये रिलेशन आया था। अगर बच्चों मैं ZnS की बात करूं, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आपको बता देता हूँ एक साथ। अगर बच्चों मैं बात करूं जिंक सल्फाइड की, मैं बच्चों बात करूं CaF2 की, मैं बात करूं Na2O की, ठीक है। तो इसमें तो आपको इनका जो लेटेस्ट जो डिफाइन करेगा, जो क्यूबिक यूनिट शेल जो होगा वो आपका सीसीपी होता है, सबका सीसीपी बोलो या फिर आप FCC बोलो, ये सभी का होता है। तो इन केसेस के अंदर आपको एक ही रिलेशन फॉलो करना है सबके लिए। तो अभी एक के लिए बताया था जिंक सल्फाइड के लिए, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सारे के सारे FCC ही होते हैं लगभग। तो r+ देन r- इज इक्वल टू √3/4, ठीक है। इसके अलावा बाहर की चीजें आपको नहीं मिलेंगी, मोर देन सफिशिएंट आपका हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो कुछ अपन छोटे छोटे से नोट्स लेते हैं, ये नोट्स आपको मदद करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नोट अपन ने लिया है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। अगर ऐसी न्यूमेरिकल में लिखा होगा ना नोट्स में, बेटा हम लोग हमेशा नोट्स में हम लोग, मैं जो बात करता हूँ वो हमेशा हम वो बात करते हैं जो न्यूमेरिकल में चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, ये बच्चों ना न्यूमेरिकल्स के अंदर ना ये लाइंस आपको लिखी मिलेगी, तो इसका मतलब हमें क्या समझना होगा, है ना। बच्चे बहुत बार फंसते हैं जिन लाइंस में, इसका एग्जैक्ट मतलब है कि एक एटम ये है, एक एटम ये है, इन दोनों एटम के बीच की ये डिस्टेंस, इसी के बारे में बेटा वो बात कर रहा है, ठीक है। दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस, so what is the nearest distance, this is 2r, 2 into small r। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर बच्चों न्यूमेरिकल में अगर ऐसे लिखा होता है
इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ऐसे लिखा हो सकता है, अब वहां पे लिख के दे आपसे कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस के बारे में अगर वो डिस्कशन करता है तो इसका मतलब बच्चों वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में डिस्कस कर रहा है। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन में इंटर आयोनिक लिख के देगा, आपके दिमाग में यही बैठना चाहिए, बिकॉज भास्कर सर ने यही पढ़ाया है, कैटाइंस और एनाइंस। गलत नहीं होगा, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। विश्वास रखने वाली बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक छोटा होता है, एक बड़ा साइज में होगा, तो आपको वो तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक कैटाइन बच्चों छोटा है, और वो ऑब्वियसली आपका यही रहता है। ये आपका कैटाइन ले लो, नॉट सीजियम ओनली। मैंने कैटाइन ले लिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ये कैटाइन है, ये आपका एनाइन है। भाई एन का साइज तो बच्चों बड़ा ही होता है ना, यस। तो इस केस में जो डिस्टेंस बोल रहा है इंटर आयोनिक डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस बच्चों यहाँ से लेके यहाँ, ये डिस्टेंस होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और इसका मतलब बच्चों होगा R प्लस एन R माइनस, इसके बारे में वो डिस्कशन करना चाह रहा है। दोनों बात अच्छे समझ में आ गई। नाउ कम्स की तीसरा पॉइंट, हम तैयारी कर रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने से पहले ये सारी बातें जाननी होती हैं, ये थोड़ी नहीं कि चलो। तो तीसरा पॉइंट बच्चों हम बात करते हैं। मैं अगर पूछता हूं आपसे कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, बताओ जरा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, ठीक है। मैं पूछूं आपसे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, भाई यहाँ पे एज लेंथ आएगा ना, तो आपको परेशान तो करेगा ही, ठीक है। माइक्रोमीटर में पूछ सकता है आपसे, नैनोमीटर के बारे में पूछ सकता है, मीटर के रिलेशन। 1 पाइकोमीटर के साथ पूछ सकता है, 1 एंगस्ट्रॉम के साथ भी पूछ सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, प्रिपरेशन न्यूमेरिकल्स की। हाँ, तो बेटा 1 DM के अंदर कितना होगा मीटर, 10 की पावर -1। सेंटीमीटर के साथ बात करें तो -2, ठीक है। बच्चों में मिलीमीटर के साथ बात करूं तो 10 की पावर -3। समझ में आ रहा है? ये एमओ नहीं है, ये मीटर है, इसको हटा दो। यस, माइक्रोमीटर की बात करें 10 की पावर -6। नैनोमीटर की बेटा बात करें 10 की पावर -9। माइक्रोमीटर की बात करें तो 10 की पावर माइनस कितना 12 होता है, सही है ना। एंगस्ट्रॉम में कितना होता है बेटा, 10 की पावर -10। सभी को समझ में आ गया अच्छे से? आता होगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल कराता हूं तो गलती यहीं कर देते हो, पता नहीं क्यों। मैं पूछूं बच्चों 1 पाइकोमीटर में, हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? मैं अगर आपसे रिलेशन पूछूं कि 1 पाइकोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, अब बताओ। सामने रिलेशन लिख दिया मैंने। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा छोटा सा, 5वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। जब 6वीं क्लास में पढ़ते हो ना, 6 क्लास में 7th क्लास में, तो आपको टीचर लोग ये पढ़ाते हैं बिल्कुल यही कि बताओ मुझे यहाँ पे, अरे फिजिक्स में तो पढ़ाया गया होगा, 1 नैनोमीटर के अंदर या 1 पाइकोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये सब जो इंटर रिलेशन है ना, ये अच्छे से पता रखना, क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करना है तो आप देखो 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 PM पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -30, कि कितना होगा। ये रिलेशन को कन्वर्ट करना है, पाइकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में, तो कितना आता है -2 आता है। ये आपका रिलेशन कितना आता है, -2 आता है, वो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 पावर -2 इधर, 10 पावर -10 मतलब वो मीटर, और एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट कर देगा 10 पावर -10 क्या करेगा, एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट, इसको तो लिखना है ना, तो 10 पावर -2 लिख लो, मल्टीप्लीकेशन करके तो पावर तो ऐड ही हो जाएगी ना, -10। अब ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 2 ठीक है 12, ये वैल्यू क्या हो जाएगी एंगस्ट्रॉम। बाकी आपका क्या बच गया रिलेशन, तो 1 PM इज इक्वल टू 10 की पावर -2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अरे समझ में आया बेटा? तो अगर मैं पूछूं कि आपसे कि एंगस्ट्रॉम के अंदर कितना पीएम, एंगस्ट्रॉम में कितना पीएम, 100 PM, यही होगा, देख लो इधर से, ठीक है। ये सारी बातें आपको सही से रखनी। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने यहाँ पे कि एक कंपाउंड है आपका AB टाइप, जिसका मतलब है NaCl, ठीक।
और उस NaCl टाइप स्ट्रक्चर लिख देता हूं पूरा, NaCl टाइप स्ट्रक्चर इफ radius of cation and anion are 100 and 150, ठीक है, n पाइकोमीटर। कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट सेल लेंथ। सेल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, चलो निकालो बच्चों, क्या आंसर होगा। यस, अच्छा क्वेश्चन है ये, या तो बिल्कुल आसान सा ही। क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो दे रखा है उसको पढ़ लिया करो अच्छे से कि AB टाइप का एक कंपाउंड है जिसमें NaCl को उसने रिप्रेजेंट किया है। अब NaCl की बेटा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो पढ़ाया मैंने। उसने बोला कि रेडियस ऑफ कैटायन एनआईएन की वैल्यू है 100 एंड 150 pm और शेल लेंथ उसने पूछ रखी है, तो आसान है बेटा। तो NaCl के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट को पकड़ना है, तो पढ़ाया था मैंने 2r प्लस r माइनस इज इक्वल टू बेटा स्मॉल ए, बस। तो वैल्यूज दे ही रखी है, सीधा पुट कर दो, 100 प्लस 150 इज इक्वल टू ए। अरे सॉल्व हो जाएगा, आ गया रिलेशन सामने, बस। अब मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिया बेटा मैंने, एक आपका एलिमेंट है, जैसे उसने बोला है सोडियम, ये आपके BCC को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना। और फिर उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि रेडियस ऑफ सोडियम इक्वल टू, उसने क्वेश्चन बोला है रेडियस ऑफ, मतलब सोडियम ऐसा रेंज है BCC के टाइप में, ऐसा बोला गया है। रेडियस ऑफ सोडियम एटम, वो बच्चों उसने बोल दिया 400 pm, ठीक। अब कैलकुलेट करना है सेल लेंथ। सेल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व इट। कैसे होगा बेटा, जब उसने BCC बोल ही दिया है तो जितनी भी BCC की प्रॉपर्टीज मैंने अभी पढ़ाई थी, इंडिविजुअल पढ़ाई थी और टेबल के अंदर भी पढ़ाई थी, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी के सारी प्रॉपर्टीज आपको BCC की दिमाग में आनी चाहिए। रिलेशन अपन ने पढ़ा था बच्चों 4r इज इक्वल टू √3a, अरे पढ़ा था ना, अरे बताइए ना बच्चों। तो 4 इंटू 400 इज इक्वल टू √3a, बताओ सभी लोग, आंसर हुआ क्या, हो गया आंसर, इसका आंसर सॉल्व कर लो, एक ही वैल्यू निकालो सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सोडियम, ये BCC के अंदर है। और फिर उसने बोला है कि इफ नियरेस्ट डिस्टेंस, ND का मतलब है नियरेस्ट डिस्टेंस, इफ नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज इक्वल टू 1.73 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे सेल लेंथ, ठीक है। एक सेकेंड, सोडियम हो गया BCC में, इफ नियरेस्ट डिस्टेंस टू एटम के 1.73 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है आपको सेल लेंथ, ठीक है। सेल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है इन पाइकोमीटर, पाइकोमीटर के अंदर आपको सेल लेंथ को निकाल, सेल लेंथ पाइकोमीटर में सेल लेंथ की वैल्यू निकालनी, क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ बच्चों ने बोला है कि सोडियम BCC में है, तो इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उसने बोला है कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया भी था, नोट्स के अंदर लिखाया था ना पॉइंट, यस। तो यहाँ पे सब सोडियम ही है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, वही 2r की वैल्यू है, 2r इज इक्वल टू दे रखा है 1.73 या 75, आप जो भी है 73, डिपेंड अपन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, 1.73 एंगस्ट्रॉम, ये 2r की वैल्यू है। अब जिन बच्चों को यही पता नहीं चलेगा कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन कभी सही नहीं हो सकता, हमेशा गलत ही होगा। तो इसका मतलब है 2r इक्वल टू 1.73, और आपको पता है कि उसने BCC बोल रखा है,
तो मतलब 4r इक्वल टू √3 होता है, ये भी आपको समझ में आता है। बस अब r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है वो यहाँ से आपको देखनी पड़ेगी। ये बच्चों बात समझ में आ रही है? ये बताइए आप मुझे। ठीक है, आप r की वैल्यू निकाल के सीधा पुट कर दो, या फिर आपको अगर थोड़ा कैलकुलेशन का आइडिया अच्छा है तो आप इसको 2 × 2r लिख सकते हो ना। 4r को, 4r का मतलब क्या, 2 × 2r इज इक्वल टू √3 है। तो 2r की वैल्यू सीधी फिर यहाँ पुट कर दो ना, उसको इधर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 2r की वैल्यू कितनी है, 1.73 इज इक्वल टू, हाँ इधर √3 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1.73 समथिंग आती है। ठीक है, और बाकी आपका स्मॉल है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 एंगस्ट्रॉम। बट उसने पूछा है पाइकोमीटर के अंदर, एंगस्ट्रॉम में दे रखा था ना, पाइकोमीटर में उसने पूछा है, तो पाइकोमीटर कितना होगा, 200 pm। अभी रिलेशन आपको बताया था इसलिए। अब रिलेशन नहीं पता तो भाई फिर तो गलती होगी ना, तो रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम क्लोराइड इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। लिथियम क्लोराइड जो है बेटा, उसने हिंट किया यहाँ पे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है इफ सेल लेंथ इज 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सेल लेंथ उसने बोला 4 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन। और उसने हिंट किया है क्वेश्चन के अंदर, आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, एज्यूमिंग एनाइन एनाइन कॉन्टैक्ट। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, सॉल्व करो। क्वेश्चन बेटा बोला उसने कि लिथियम क्लोराइड एक रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फिर उसने बोला है कि उसकी जो सेल लेंथ है वो आपकी 4 एंगस्ट्रॉम है। आपको निकालना है एनाइन की रेडियस Cl माइनस की, और इसने हिंट किया कि एज्यूम करना है नेगेटिव नेगेटिव, आपका जो एनाइन कॉन्टैक्ट है वो ध्यान रखना है। तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव एनाइन के बारे में भी जस्ट बताया था मैंने आप। ठीक है, √2 याद है आपको, वही लेनी थी, 4r इक्वल टू √2 है। ये r माइनस होगा, वहां पे हर जगह एनाइन मिलते हैं। ठीक है ना, अरे समझ में आ रहा है, 4r माइनस इक्वल टू √2 है। अब सीधा रिलेशन है बेटा, यहाँ से आप क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉम है, उसको यहाँ पुट कर लो 4 एंगस्ट्रॉम को। तो 4r इक्वल टू √2 × 4, सॉल्व हो जाएगा सभी से। r माइनस की वैल्यू पूछी है तो आपको सामने दिख रही है। क्लियर है बेटा, अब सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक कंपाउंड है AB और वो आपका है BCC टाइप। ठीक है, BCC टाइप। फिर उसने बोला है बच्चों सेल लेंथ इज इक्वल टू, उसने दिया है 300 पाइकोमीटर, और फिर रेडियस ऑफ कैटाइन जो है आपकी इसके अंदर, वो भी उसने दे रखी है 75 pm। रेडियस ऑफ एनाइन उसने पूछी है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं, एक कंपाउंड बच्चों AB टाइप जो BCC स्ट्रक्चर को होल्ड करता है, डिफाइन करता है, तो सारी प्रॉपर्टीज BCC की आपको याद होनी चाहिए। फिर उसने बोला है कि बच्चों जो सेल लेंथ है वो कितनी है आपकी है, 300 पाइकोमीटर है, ए की वैल्यू, और रेडियस ऑफ कैटाइन भी दे रखा है, एन की रेडियस उसने पूछी है। तो बच्चों BCC वाला आपको पता है सब कुछ, तो उसमें देख लो आप, 2 ब्रैकेट r प्लस r माइनस इक्वल टू √3 है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? आप यहाँ पे दिमाग में अच्छे से बिठा सकते हो कि जो CHCl पढ़ा था ना अपन ने, अगर आपको रिलेट करना नहीं आ रहा है थोड़ा सा तो आप और मैं हेल्प कर देता हूँ। CHCl पढ़ा था ना, आप उसको रिलेट कर लो, यहाँ पे आइडिया बैठ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? AB टाइप तो पढ़ा था ना हम लोगों ने, वो CHCl BCC को ही होल्ड करता है, आप उसको रिलेट कर दो तो फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले BCC का डेरिवेशन करो फिर क्या करो, ये सब नहीं, सीधा फॉर्मूला याद रखो, विद इन सेकंड सॉल्व हो जाता है ऐसा रिलेशन। ये चीजें तो 2 ब्रैकेट, कैटाइन के बच्चों वैल्यू कितनी है, 75 पाइकोमीटर, r माइनस यहाँ पे √3, ए कितना है 300 पाइकोमीटर। एनी डाउट? ये वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा सॉल्व। मल्टीप्लिकेशन करना कितने लोगों को नहीं आता, बताओ ईमानदारी से डिवाइड करना आता है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के, एक उसने स्ट्रक्चर बना के दिया इस तरीके से, फेज लिया और ये उसने एटम बना के दिए हैं। इसकी रेडियस बच्चों आर है, इसकी रेडियस उसने आर दे रखी है, ठीक है। और जो यूनिट सेल है उसने बोली है कि बीसीसी टाइप है, ठीक है, बीसीसी टाइप है। और इसने जो ए है उसकी वैल्यू पूछी है। और इसमें एक बात उसने और दे रखी है कि जो रेडियस है ना, मतलब अगर आप बात करोगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट और यहाँ पे इनकी रेडियस तो बीच में यहाँ पे लाई करेगी, तो एक जो डिस्टेंस है ना, ये जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये आपको दे रखी है 70 पीएम, 75 मीटर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक उसने स्ट्रक्चर दिया है और इसने हिंट किया है कि यूनिट सेल आपकी बीसीसी है और ए के बारे में पूछा है और 70 उसने यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। रेड मतलब 70 जो है इट इज अ रेडियस, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वो वैल्यू आपको यहाँ पे इसने 70 दी है। तो क्या बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, बताओ जरा सभी लोग। बीसीसी 4r इज इक्वल टू √3 है, यस। बाकी आप सॉल्व करोगे, बताओ क्या ये सही रिलेशन लिखा हुआ है, क्या इससे सॉल्व होगा ये, यस। इसको लिख लो होमवर्क और इसको ट्राई करना, ठीक है। और प्लीज मुझे शेयर जरूर करना है, ठीक है, जिससे मैं देख पाऊं और आपको बता पाऊं सही क्या है। अगर आपका गलत होता भी है तो शेयर नहीं करोगे तो बेटा मुझे पता नहीं चलता है। NH4Cl दे रखा है एक स्ट्रक्चर जो आपका बीसीसी टाइप का है। ये भी एक क्वेश्चन दिया सिर्फ, इफ सेल लेंथ is equal to 3 angstrom, calculate minimum distance between cation and anion, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस आपको बतानी है कैटायंस एंड एनायंस, तो ये भी आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। प्लीज ट्राई करो इसे और बताना। तो जो मिनिमम डिस्टेंस बोली है ना वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिनिमम डिस्टेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या, उसने जो पूछा है वो r प्लस और r माइनस की वैल्यू उसने पूछी है, ठीक है। ये आपको वैल्यू फाइनली बतानी होगी। और रिलेशन बच्चों ऊपर बीसीसी से पता चल ही जाएगा कि बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है, फॉलो करना और प्लीज इसको सॉल्व करना। नहीं बने तो मुझे बताना, ठीक है। बिल्कुल बनेगा इफ यू यूज योर पेस। मैं आज ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ इसलिए। नेक्स्ट बच्चों बात, हाँ हाँ, कोई डाउट है किसी को, ये सोचो। यस नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट बेटा कंपाउंड है आपका ए बी कोई कंपाउंड है और ये आपका प्रेजेंट है, लाइक हम दे सकते हैं जिंक सल्फाइड टाइप। कैसा है, जिंक सल्फाइड टाइप का है। और फिर उसने बोला है कि इफ सेल लेंथ उसने दे रखा है 400 पाइकोमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कैटायन वो आपके 100 pm। तो कैलकुलेट करना है आपको r माइनस रेडियस ऑफ एनएन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक होगा सभी सॉल्व, बताइए बच्चों। एक क्वेश्चन करना जेडेनएस को लेके, यही सेम क्वेश्चन को, और इसी सेम क्वेश्चन करना केसीएल को लेके, पोटेशियम क्लोराइड ए बी टाइप सॉल्ट होगा, ध्यान देना। एक क्वेश्चन करना जेडेनएस को लेके, एक करना केसीएल को लेके, दोनों को लेके आंसर आपको निकालना है, ठीक हो जाएगा सॉल्व सभी से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं बेटा यहाँ पे, रेडियस ऑफ सोडियम डिवाइड बाई रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 5/7। ये क्वेश्चन में दिया है। दूसरी उसने बात लिखी कि रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 7/8। ये है बेटा एडवांस के लिए, ये क्वेश्चन प्रॉपरली एडवांस के लिए है। जो बच्चे हमारे जेई मेंस के हैं, मेंस की बात करता हूँ, नीट की खत्म, एडवांस की थोड़ा बात कर लेते हैं।
ये दो रिलेशन उसने दे रखे हैं। फिर उसने बोला है कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल लेंथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल लेंथ ऑफ NaCl, ऑफ NaCl एंड KCl। और उसने यहाँ पे हिंट किया है कि KCl इज इक्वल टू NaCl, लिखा है बाहर उसने स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, बिल्कुल बेटा IIT के लिए क्वेश्चन है ये, हमारी नीट के बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन की आपको रेशियो दे रखा है कैटायन आयन का 5:7, ये दे रखा है 7:8। फिर उसने बोला है कि आपको रेशियो निकालना है सेल लेंथ ऑफ NaCl एंड KCl। यहाँ पे KCl और NaCl उसने इक्वल लिखा है और बाहर लिखा है उसने स्ट्रक्चर। ये बातें उसने लिखी हैं, ठीक है। क्या आपका आंसर होगा, इसको सॉल्व करना, ये भी रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? चलो तो आज बच्चों हम लोग यही रखते हैं, बाकी कल मुलाकात करेंगे तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।